चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, फिर हम लोग बात भी करेंगे। तो यह मैथ का सेशन होने जा रहा है और यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पहले गीता और सीता की आयु में अनुपात 3:5 था। जी फॉर गीता, एस फॉर सीता। ये दोनों के बीच में अनुपात क्या था? तो अनुपात जो था वह था 3:5। ये कब का बात है? तो 10 वर्ष पहले का बात है, तो -10 लिखेंगे। 10 वर्ष पहले का यह बात है। जबकि बोला गया है यहाँ पे क्या कि उनकी वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात हो। वर्तमान में 2:3 का अनुपात हो तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। 20 वर्ष बाद उनके आयु में अनुपात क्या होगा, ये चीज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या अंतर बराबर है क्या? 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 5 में से 3 घटाइएगा, अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर न हो तब हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखिए अंतर बराबर करने के लिए ऊपर दोनों का अंतर देखते हैं, तो 2 का अंतर है। 5 और 3 के बीच में 2 का अंतर है। नीचे दोनों का अंतर देखते हैं, 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना करते हैं, ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करते हैं। इसका ऑटोमेटिक अंतर बराबर हो जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, इसमें 5 एकम 5। इसका 2 से गुना कीजिएगा नीचे दोनों में तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब देखिए तो अंतर कितना का है? तो अंतर अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 1 का अंतर है और इसमें भी 1 का अंतर है। तो अनुपात में 1 का अंतर है, जबकि है कितना? 10 वर्ष का अंतर है। अनुपात में 1 का अंतर है जबकि है 10 वर्ष का अंतर। तो 1 बराबर 10 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10। 1 का वैल्यू 10 हो गया। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला वर्तमान है और ऊपर वाला 10 साल पहले का है। तो वर्तमान से हम देखते हैं तो 1 का वैल्यू 10 है तो 6 का वैल्यू 60 होगा और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 चौके 40। अब हम लोगों से पूछा गया कि 20 वर्ष बाद गीता और सीता के आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये चीज पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि अभी गीता का वर्तमान में 40 है, 20 साल बाद हो जाएगा 60। और सीता का वर्तमान में देखिए यहाँ पे 60 है, 20 साल बाद हो जाएगा 80। अनुपात में आप जानते हैं कि करता है, तो काटेंगे इसको तो 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, यानी 3:4 हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा। 3:4 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकेश बोल रहे हैं आई होप टुडे इज वेरी नाइस क्लास। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 3 के पावर x-1। x-1 है पावर में, बराबर क्या है? 81 है। बराबर में 81 है। तब बोला गया कि x का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा कि आप जानते हैं कि बराबर के इस पार उस पार यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बेस समान रहता है तो बेस से बेस करता है, जबकि पावर समान रहता है तो पावर से पावर करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बेस समान करने का प्रयास करेंगे। तो 3 के पावर x-1 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 4 81 होता है। अब देखिए बेस समान है तो 3 से 3 कट गया, माइनस में 1 है उधर जाएगा तो प्लस में 1, यानी x बराबर हो जाएगा 4 1 5। x का वैल्यू कितना हो गया? तो 5 हो गया। x का वैल्यू 5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। डॉल रुचि बोल रही है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन भी? गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। प्रशांत कुमार पिक्चर सही नहीं हो रहा है। तो पिक्चर इधर से सब सही है, बाकी बार अपने तरफ से आप देखिए। हाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 120 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में पाए गए अंकों का औसत 35 है।
यदि उत्तीर्ण छात्रों द्वारा पाए गए अंकों का औसत 39 है, यानी पास वाला के द्वारा 39 अंक प्राप्त है, जबकि अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्रों के द्वारा पाए गए अंकों का औसत क्या है, तो 15 है। तो बोला गया तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलिगेशन लगेगा, यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे कैसे, तो देखिएगा 35 कुल विद्यार्थियों का औसत है, पास और फेल सब मिला करके। तो यहाँ पे देखिए कुल के लिए यहाँ पे लिखिए 35, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एलिगेशन यहाँ पे लगाते हैं। एलिगेशन यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं और दोनों को मिलाकर के तीसरा बात दिया गया है, और एक जो है एक से यह छोटा है जबकि दूसरा से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 39 में से 35 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 35 में से 15 घटाइएगा तो 20 होगा। 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 आ 1 6, अनुपात में योग 6 है। पास और फेल दोनों मिलाकर के यहाँ पे संख्या निकलता है, यह अनुपात जो है वह संख्या का ही, तो दोनों मिलाकर के 6 है जबकि है 120, 120 है, दोनों बात बराबर। 6 दूनी 12, एक का वैल्यू 20 आ गया। हम लोगों से पूछा गया कि पास स्टूडेंट का संख्या क्या, तो पास स्टूडेंट का संख्या अनुपात में 5 है। अनुपात में एक का वैल्यू 20 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुने 20 यानी 100। 100 संख्या है पास विद्यार्थी का, 100, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 31,684 वर्ग मीटर है, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर एक तार बांधा जाता है। यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है तो कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि वर्गाकार खेत है, इसके चारों तरफ तार लगाना है, उसको है ना, इसके चारों तरफ तार लगाना है। मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत सारा पिलर गाड़ा हुआ है, और पिलर के चारों तरफ क्या करना है कि तार बांधना है, वो भी 1 2 3 और 4 मीटर के ऊंचाई पर। ऐसे नहीं बांधते हैं जैसे मैं गांव ग्राम में आप देखते होंगे कि जानवर जो है यानी जंगली जानवर जो है वह खेत के जो फसल है उसको सही सलामत नहीं रहने देता है, यानी उसको बर्बाद करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि खेत के चारों तरफ तार बांधते हैं ताकि उसको नुकसान न पहुंचा सके। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि तार चारों तरफ से बांधना है इसको, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए फॉर हम लोग भुजा मानते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है, जबकि है कितना 31,684 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं यहाँ पे कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट अंडर हो जाएगा 31,684 मीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा आपका, यहां से निकालिए। वर्गमूल जब भी निकालना हो तो दाहिने तरफ से 2 अंक छांटते हैं, छांटने के बाद यह सोचते हैं कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि इकाई स्थान पे 4 है तो 4 आना चाहिए, तो एक 2 है और एक 8। इसके बाद जो संख्या बच गया कितना, तो 316 बच गया है छांटने के बाद। 316 के बारे में समझना है कि कौन से संख्या का हम स्क्वायर करें कि 316 से कम होना चाहिए, 316 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 18 का स्क्वायर होता है 324, जो कि 316 से ज्यादा हो जाएगा। 17 के स्क्वायर 289 होता है 200, तो 17 हो जाएगा इसके लिए। अब यहां पे देखना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 172 होगा या फिर 178 होगा। तो यहां पे हम चेक करते हैं,
चेक कीजिए यहाँ पे 72, 172 जो होता है 170 के नजदीक है। 170 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर 289 और 00 यानी 28,900। और इसको चेक करेंगे 178 को तो 180 के नजदीक है। 180 का स्क्वायर जो होगा यानी 18 के स्क्वायर 324 और 00 यानी 32,400। अब यह देखना है कि 31,684 28,900 के ज्यादा नजदीक है कि 32,400 के ज्यादा नजदीक। तो आप कहेंगे 32,400 के ज्यादा नजदीक है तो किसके लिए? तो 178 के लिए, 178 के लिए यानी इतना मीटर हो गया इसका एक भुजा, एक भुजा इतना मीटर हो गया। अब सोचिए कि एक भुजा का लंबाई इतना हो गया तो इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तब तो एक राउंड का निकलेगा पूरा यानी चारों तरफ का। तो चारों तरफ का यानी वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा यानी 178 इतना मीटर, ये परिमाप हो गया। अब यहां पे समझिएगा कि 4 राउंड तार लपेटना है उसमें, तो 4 राउंड तार लपेटना है तो एक राउंड में इतना तार लगेगा तो 4 राउंड में कितना, तो 4 से गुना करेंगे, कीजिएगा कि नहीं बोलिए। 4 से गुना करेंगे तो 4 गुने 178 और गुने फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका तो बोला गया है कि 5% इसमें वृद्धि भी किया गया है परिधि में, है ना। तो 5% वृद्धि कर दीजिए तो 105/100 और इसको आप सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब पॉइंट में आएगा और पॉइंट में एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 2990.4, 2990.4। क्या बात समझ में आई कि नहीं? चलिए बिल्कुल। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 4500 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा, ये चीज निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा कि 4500 रुपए है, 3 वर्ष का बात बोला गया इसलिए 3 डंडा यहां से ऐसे खींच लीजिए। ठीक है, 8% बोला गया तो 4500 का 8% क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पचे 40 के जीरो, 8 चौके 32 4 36, 360। 360 पहले साल में, दूसरे साल में भी 360, तीसरे साल में भी 360। इसका ब्याज का ब्याज आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज का ब्याज। तो 360 का फिर 8% हम निकालेंगे तो 360 का 8% हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छक 48 के 8, 8 3 24 और 4 28 यानी 28.8, 28.8। तो पहले साल का दूसरे साल में, दूसरे साल का तीसरे साल में यही लगेगा और फिर पहले साल का तीसरे साल में 28.8 और फिर इसका जो लगेगा यहाँ पे तीसरे साल में यानी ब्याज के ब्याज का ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 28.8 गुने फिर इसका 8% लगेगा, दशमलव हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा 1 पर, 88 64 के 4, 88 64 और 6 70 के जीरो, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 बटा में 1000, 3 अंक बाद दशमलव यानी 2.304, 2.304। अब यहां पे देखिए 2.304 आ गया। हम लोगों से पूछा गया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा।
देखिए अंतर जो होता है यही वाला होता है, ये जो है जितना दिखाई दे रहा है ये सब अंतर ही आता है। तो इस सबको ऐड करेंगे तो 28.8, फिर 28.8, 28.8 और 2.304, यहाँ पे जीरो जीरो डालेंगे, जीरो जीरो डालेंगे, यानी 3 अंक बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा 4 0, 8 3 24 और 3 27 के साथ, 8 3 24 और 2 26, 26 और 2 28 के 8, 6 और 2 8, 88.70। देखिए 88.704, तो 88.70 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर 3,000 रुपए उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को कितना लाभ होगा? ध्यान से समझिएगा कि मूलधन जो होता है वह अपने आप में 100% होता है, लेकिन है कितना? तो 3,000। बात बराबर, 1% बराबर यहां से निकल जाएगा 30, 1% बराबर 30 निकल जाएगा। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में जो साधारण ब्याज होता है दर गुने समय होता है, दर गुने समय बराबर कुल ब्याज। तो देखिएगा यहाँ पे कि दर क्या है? तो 6% है, समय 2 वर्ष है, यानी 6 दूनी 12% टोटल हुआ। तो 12% उसको देना है, बहुत तेज आदमी है, किसी से कम पर लिया है और ज्यादा पर दे दिया, तो बीच का जो अंतर होगा उतना ही तो उसको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 साल के लिए फिर क्या करता है कि 9% वार्षिक दर से, तो 9% गुने 2 करेंगे तो 9 दूनी 18%, और ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा इतना ही ना उसको प्रॉफिट होगा। तो देखिए 12 6 18, 12 6 18 यानी 6% का अंतर है, तो 6% का वैल्यू निकालना है, तो 30 गुने 6 छत्री 18, 180 रुपए, 180 रुपए उसको प्रॉफिट होगा, 180 रुपए प्रॉफिट होगा, क्योंकि 12% तो उसको रिटर्निंग देना है ना, तो 6% जो बच जाएगा वही ना उसको मुनाफा होगा, यानी 180 रुपए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा बट्टा है? तो देखिएगा यहाँ पे कि रामबाण फॉर्मूला पे बनाएंगे, -30%, -10%, क्योंकि डिस्काउंट है इसलिए माइनस दे रहे हैं हम लोग, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 30 गुने 10/100, यहां से इसका वैल्यू निकालते हैं, 0 से 0, 0 से 0, -40%, -40%, और प्लस में 3 एकम 3%, घटाएंगे तो -37%, -37% पहला के अनुसार है। दूसरा के अनुसार देखेंगे कि 35% माइनस में, फिर माइनस में 5%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 गुने 5/100%। देखिए 35 5 40, -40%, इसके बाद 25 25 के 5, 5 से 15 2 17, और इसके बाद क्या करना है? इसमें 100 से भाग देना है, तो 1.75% हो जाएगा प्लस में, इसको घटाइएगा, ये हो जाएगा आपका 25, 9 में से 1 घटेगा 8, 38.25 माइनस में 38.25%, एक ए आया। इसके बाद देखिए अगला हम लोग निकालते हैं इससे, तो -25%,
-15%, माइनस माइनस प्लस, -25%, सॉरी ये प्लस में होगा, गुने गुने 15% बटा में 100, ये हो जाएगा आपका -40% प्लस में 15 गुने 25 375, यानी 3.75% होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम काटते हैं, घटाते हैं तो 25 पॉइंट, ये हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा 6 3, यानी 36.25%, एक ए आया। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सा जो डिस्काउंट है वह ग्राहक के लिए अच्छा है, तो ग्राहक के लिए वही डिस्काउंट अच्छा होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसको छूट मिलेगा। तो देखिए पहला के अनुसार 37% कुल छूट मिल रहा है, जबकि बी में 38.25% छूट मिल रहा है, और सी में क्या 36.25% मिल रहा है। तो इसके लिए तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, यानी ग्राहक के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी ग्राहक यह चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा छूट मिले, यानी ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले। अब इसमें पूछता कि कौन दुकानदार के लिए अच्छा है, तो दुकानदार के लिए वही अच्छा होगा जिसमें कम प्रतिशत उसको मिलेगा छूट, यानी देना होगा। तो दुकानदार के लिए क्या होता है -36.25% होता है, किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी के लिए। लेकिन ग्राहक के लिए बोला गया है, तो ग्राहक के लिए सबसे अधिक छूट वाला जो होगा वही ना बेनिफिशियल होगा उसके लिए। तो इसका आंसर हो गया क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40% अंक लाया लेकिन 20 अंक से फेल हो गया, यानी 20 और होता तो पास कर जाता। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक ले आया। तो 45% लाने वाला 30 अंक अधिक ले आया, तो 30 हम इसमें से घटाते हैं तो ये भी पास मार्क है, ये भी पास मार्क है, इसलिए दोनों बात बराबर हो गया। कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अंक को एक साथ हम जोड़ते घटाते हैं और प्रतिशत को एक साथ। 45% में से 40% घटाएंगे तो 5% बराबर 30 20 50, 5 से 5 दहाई 50, 1% का वैल्यू आ गया 10 अंक, यानी प्रत्येक 10 अंक बराबर 1%। तो यहाँ पे देखिए कि इससे भी हम निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। तो 2% बराबर कितना हो जाएगा 20 अंक, यानी 20 अंक बराबर 2%। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 अंक बराबर 2%, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 40% प्लस 20 अंक बराबर 2%, तो 40 2 42%, यानी 42% अंक उसको चाहिए पास होने के लिए। आप इससे भी बना सकते थे कि 10 अंक बराबर 1%, तो 30 अंक बराबर 3%, और 45% में से 3% घटाइएगा फिर भी 42% आपका आएगा, यानी 42% अंक चाहिए पास होने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है और इसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। किलोमीटर प्रति घंटा में पहली की चाल ज्ञात करें। पहली का चाल ज्ञात करना, माना कि पहली का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो है वह 2 घंटा बाद चली है
और 5 घंटा में जितना दूरी पहली ट्रेन तय की है उतना ही ट्रेन दूसरी जो है वह तय कर चुकी है। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल है दूसरी का 70 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 5 घंटा चली है 5 घंटा चली है। जबकि पहली ट्रेन कितना घंटा चली होगी, तो 2 घंटा बाद में यह चली है तो 5 घंटा चली है। इसका मतलब इससे 2 घंटा पहले से यह चल रही है तो यह 7 घंटा चली होगी। तो माना कि इसका चाल 100 है और 7 से गुना करेंगे तो ये भी कुल दूरी इतना तय की है और ये भी जो है कुल दूरी इतना तय की है और दोनों का दूरी आपस में क्या बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हुआ कि मिल गया है, यानी बराबर आ जाती है, बराबर में आ गया है तो इसलिए बराबर हो गया दोनों दूरी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, 7 से 7 दाएं 70, x बराबर क्या हो जाएगा 10 पचे 50 किलोमीटर पर आवर, यानी पहली ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोकेश बोल रहा है कि ऐसे ही ग्रुप में डेली शांति रहेगी तो पढ़ने में अच्छा लगेगा गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। एम के मोटिवेशनल बोल रहा है कि मोतिहारी के धरती से प्रणाम सर जी, खुश रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अंकित हाजीपुर, जय हिंद सर, जय हिंद। इंदल कुमार बोल रहे हैं कि सब कोई आंसर चेंज कर दिया। हाँ हाँ चेंज, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 6 मिनट उसको लेट हो जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें, घर से स्कूल का दूरी ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा कि यह चाल है, ये चाल है और यहाँ पे अनुपात हम लगा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग का चाल का अनुपात निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 पचे 25, 2 से उधर गुना कीजिएगा तो 5:6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये चाल का अनुपात है और आप जानते होंगे कि चाल के अनुपात का उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। समय का अनुपात 6:5 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि दोनों के बीच में यानी समय का अंतर कितना है, तो अंतर 1 का है, अनुपात में अंतर 1 का है, जबकि दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो पहले बाद रहेगा तो जुड़ जाता है, तो 6 और 10 16 का अंतर है, 1 का वैल्यू 16 हो गया, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 मिनट, क्योंकि मिनट में है तो मिनट ही होगा, है ना। और इसमें गुना कीजिएगा तो 16 छक 96 मिनट होगा। हम लोगों से पूछा गया कि दूरी कितना है, तो दूरी आप इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकालिए। 80 मिनट लीजिएगा तो आपको चाल लेना पड़ेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 मिनट में जितना दूरी तय किया होगा उतना ही उसका दूरी होगा, यानी दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि चाल गुने समय।
तो चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और 80 मिनट समय लगा। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 चौके 8, यानी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कुल दूरी कितना हो गया? 4 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हेमा कुमारी यादव बोल रहे हैं कि हम बिहार से हूं सर। जय हिंद सर, हम लोग भी बिहार से ही हैं। छोटी कुमारी बोल रही है कि सर मेरा नाम नहीं लेते हैं। चलिए नाम ले लिए। हेमा कुमारी बोल रही हैं कि मैं आज पहली बार देख रही हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रूबी सिंह बोल रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है सर क्लास करने में, थैंक्स सर इतने अच्छे से एक्सप्लेन करवाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। दिलखुश कुमार हैं भागलपुर से, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, खुश रहिए। डॉल रुचि बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रहा है। नींद आपको आ रही है तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए नींद आपको आएगी तो पता किसको रहेगा। इंदल कुमार जी बोल रहे हैं कि सर CISI का कोष्टी क्या लिखे हैं आप, कराइए कभी। हाँ उसमें कभी कभी दिक्कत हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 मीटर ऊंची एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर थी तो प्लेटफॉर्म टावर से कितनी दूरी पर था। ध्यान से समझिएगा कि मान के चलिए कि यह प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से, देखिए एक टावर है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से उन्नयन कोण मतलब क्या, ऊपर की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा वह हमारा उन्नयन कोण होगा। नयन को ऊपर करके देखिएगा तो वह उन्नयन कोण होता है, और अवनमन मतलब होता है नीचे की तरफ हम लोग जो देखते हैं वह अवनमन कोण होता है। तो देखिए उन्नयन कोण इस प्रकार है, यहां से यह 10 मीटर है, 10 मीटर की ऊंची प्लेटफॉर्म के सिर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था यदि टावर की ऊंचाई 70 मीटर है। देखिए यहां से यहां तक का जो ऊंचाई है, हाइट है, वह 70 मीटर। तो 70 मीटर यहां से यहां तक का ऊंचाई है, यहां से यहां तक। तो सोच के देखिए कि यहां से यहां तो 10 है, तो ये भी 10 होगा, 10 मीटर। तो इधर बच गया कितना, 60 बच गया ना, ऊपर बच गया ये वाला 60 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक का 60 मीटर हो गया। अब यहां पे देखिए ये तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो जब यह 90 है, यह 30 है, तो यह 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने का, इसके सामने का देखिएगा यहां पे दिया गया है
इसके सामने का पूछा जा रहा है, यानी 60 डिग्री के सामने का, यानी इसका लंबाई पूछा जा रहा है कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कि इसका जो रेशियो होता है, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो रेशियो होता है, रेशियो में वैल्यू होता है 1:√3:2, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 30 डिग्री के सामने क्या है, तो 60 मीटर है। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो अनुपात में 1 है, लेकिन है 60 मीटर। 1 का वैल्यू 60 मीटर। हम लोगों से पूछा गया कि 60 डिग्री के सामने जो भुजा है उसका लंबाई, तो उसका लंबाई कितना है, अनुपात में √3। तो 1 का वैल्यू 60 मीटर, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 गुने 60, √3 गुने 60 बराबर 60√3 मीटर, 60√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 88 अंक का विभाजन जयति और प्रतीक, जे फॉर जयति, पी फॉर प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया है। जयति को कितनी धनराशि मिलेगी? तो देखिए जयति को अनुपात में 5 मिलता है और प्रतीक को 6 मिलता है, तो दोनों को मिलाकर के कितना मिला कुल, 6 5 11। अनुपात में 11 मिलता है कुल राशि, जबकि मिलता है 88 रुपया, इसलिए दोनों बात बराबर। अब काटेंगे इसको हम लोग, तो 11 से 8 बार में 1 का वैल्यू 8 आ गया। हम लोगों से पूछा गया कि जयति को कितना मिलेगा, तो जयति को मिलेगा 8 पचे 40 रुपए, जयति को मिलेगा 40 रुपए, 40 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 40 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बंटन का माध्यम यानी मीन दिया गया है 14 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो देखिएगा कि विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटा में मीन यानी माध्य और गुणे 100, गुणे 100, यही होता है। तो यहां पे देखिएगा कि हम यहां से रखते हैं मानक विचलन कितना है, तो 5 है, बटा में माध्यम कितना है, तो 14 है, यानी मीन 14 है। इसके बाद इसमें 100 से गुना करना है, 2 से 2 सते 14, 2 से 50 बार में 100, 50 गुने 5 यानी 250 बटा में 7, इसको निकालिएगा तो 7 21, 4 बचेगा 40, 7 बचे 35, 5 बचेगा 50, 7 सते 49, यानी लगभग आपका 35.7। तो देखिए 35.7% है क्या, 35.7% ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। लो गया।
देखिए एक क्वेश्चन है आपका, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो 729 को हम लोग तोड़ेंगे किस प्रकार? तो देखिए 3 से तोड़िएगा तो 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 से 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27 तिहाई 81, 3 से 3 नमा 27, 3 से 3 तिहाई 9। हम लोगों से बोला गया कि कितने गुणनखंड जो है वह पूर्ण वर्ग है। तो ध्यान से समझेंगे आप कि पूर्ण वर्ग होने के लिए पेयर लगना जरूरी है। तो देखिए कितना पेयर बन रहा है, यानी 3 का स्क्वायर गुने फिर 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, तो 3 पेयर बन रहा है जो कि जिसका वर्ग निकाला जा सकता है कि नहीं? तो 3 पेयर यानी 3, यानी 3 गुणनखंड पूर्ण वर्ग होगा इसका, 3 गुणनखंड, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और एक क्वेश्चन और इसमें बच गया जो कि उसको भी आप देख सकते हैं। वह क्वेश्चन नहीं आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको कल करवा देंगे। एक 7 नंबर क्वेश्चन जो था वह शुरू में ही डिलीट हो गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस तब तक के आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।